मुंबई और दिल्ली नए हिंदुस्तान की पहचान यही दोनों महानगर हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा देने में दोनों महानगर बिल्कुल फिसड्डी साबित हो रहे हैं। पिछले 36 घंटों की बात करें तो दिल्ली में 4 और मुंबई में रेप के 3 मामले सामने आए। सबसे खौफनाक पहलू यह है कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक दरिंदगी की सबसे ज्यादा शिकार हो रही हैं मासूम बच्चियां, जबकि महिलाओं खासतौर से नाबालिग लड़कियों को ऐसे दरिंदों से बचाने के लिए देश में नया कानून तक बना दिया गया है। लेकिन ना तो कानून महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच बन पाया है और ना ही कड़े कानून का दरिंदों पर कोई भी खौफ नजर आ रहा है। ऐसे में यह बीच बहस का मुद्दा है कि आखिर देश के लिए मॉडल शहर माने जाने वाले मुंबई और दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित आखिरकार क्यों नहीं है। क्या देश की राजधानी दिल्ली बहन बेटियों के लिए महफूज है? क्या देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में महिलाएं सुरक्षित हैं? ये सवाल अब दिल्ली से लेकर मुंबई तक सुलग रहा है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में जिस तरह से रेप की वारदात बढ़ रही है, उसने एक बार फिर महिलाओं और घर की बहन बेटियों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में एक मासूम बच्ची और एक महिला के साथ रेप का मामला सामने आया। 4 साल की एक बच्ची को अनजान शख्स बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और फिर उसकी अस्मत लूट ली। बच्ची को पास की झाड़ियों में फेंककर आरोपी फरार हो गया। कीर्ति नगर में ही अस्मत पर हमले का दूसरा मामला तब सामने आया जब एक महिला को सड़क पर अकेला पाकर जबरन उसके साथ रेप हुआ। हालांकि दोनों ही मामलों में पुलिस ने आरोपियों को शिकंजे में ले लिया। बीते सोमवार को आरके पुरम इलाके में 9 साल की नाबालिग बच्ची से रेप का मामला सामने आया। आरोपी 11वीं में पढ़ने वाला नाबालिग है। आरोपी ने मासूम बच्ची को घर में अकेला पाकर उससे रेप किया। इसके अलावा दिल्ली के सीमापुरी की रहने वाली एक 9 साल की बच्ची ऑटो ड्राइवर की हैवानियत की शिकार बनी, तो दूसरी ओर वेलकम इलाके में एक 12 साल की बच्ची ने अपने सौतेले पिता पर रेप का आरोप लगाया। दिल्ली के साथ साथ मुंबई में भी महिलाओं और लड़कियों की अस्मत पर हमले का सिलसिला जारी है। मुंबई के शक्ति मिल कंपाउंड में हुए फोटो जर्नलिस्ट से गैंगरेप के मामले की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि एक और लड़की ने आरोप लगाया है कि 31 जुलाई को उसके साथ भी शक्ति मिल में गैंगरेप हुआ था। माना जा रहा है कि फोटो जर्नलिस्ट की अस्मत लूटने वाले 5 आरोपियों में 3 आरोपी 31 जुलाई की घटना में भी शामिल थे। ओशीवाड़ा इलाके में घर के बाहर गार्डन में खेल रही एक 5 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ वहशत का घिनौना खेल खिला गया। हालांकि इस वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी वारदात वर्सोवा इलाके से सामने आई, जहां मुंबई घूमने आई एक 17 साल की लड़की की धोखे से अस्मत लूट ली गई। उसी वक्त वो जो लड़की है कंट्री क्लब के अपोजिट साइड पे रोड पे है, वहां हमको लड़की ट्रेस आउट मिल गई। फिर बाद में वो लड़की को हमने इधर लेके आए, वेरीफाई किया और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में लेके गए। डॉक्टर ने आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट उनके पास सेक्सुअल असॉल्ट हो गया है ऐसा बोल दिया। बीते साल दिसंबर के महीने में दिल्ली के वसंत विहार में चलती बस में हुए गैंगरेप के बाद सड़क से लेकर संसद तक रेप के खिलाफ कड़े कानून बनाने की वकालत की गई। आरोपियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग उठी। इसी आक्रोश के बाद कड़े कानून भी बने। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का सिलसिला भी शुरू हुआ और तो और इस वारदात से पहले ही मासूम बच्चे के साथ घिनौनी हरकत करने वालों के खिलाफ पॉक्सो जैसे कानून भी लागू हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या आज देश की बहन बेटियां महफूज हैं? क्या अस्मत के लुटेरों के जहन में ये कड़े कानून कोई डर पैदा कर पाए हैं? सच तो ये है कि दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद 8 महीने का वक्त बीत चुका है और आरोपियों की सुनवाई अब तक जारी है।
ऐसे में जरा सोचिए कि आखिर इस देश की महिलाएं और लड़कियां खुद को कब महफूज समझेंगी। मुंबई से सुनीता गौड़ के साथ नवीन कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो सवाल ये नहीं है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सवाल ये भी नहीं है कि घटनाएं और बलात्कार के जो इंसिडेंट्स है लगातार बढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि हम इन्हें रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ बीच बहस में जुड़ेंगे गौतम कौल जी, जो कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। हमारे साथ वर्तिका नंदा जुड़ेंगी, जो कि प्रोफेसर हैं डीयू में, मीडिया एनालिस्ट हैं। और हमारे साथ नगमा जुड़ी हुई है मुंबई में ओबी के थ्रू। हमारे साथ बर्नाली बसक एडवोकेट हैं। बर्नाली, सबसे पहला सवाल आपसे। एक मैजिक वॉन्ड की बताया गया कि जब 16 दिसंबर की गैंगरेप की वारदात हुई थी, उसके बाद एक ठोस कानून लाया जाएगा, उसके बाद जो दरिंदे हैं उनको फांसी हो जाएगी और दुनिया बदल जाएगी। लेकिन इस देश की आधी आबादी इतने महीने बाद भी अपने आप को महफूज महसूस नहीं करती है, ठोस कानून के बावजूद। ऐसा क्यों? देखिए, ये मानसिकता है, ये मतलब जो क्रिमिनल्स हैं और जो इस तरीके से हरकतें करते हैं और इतने घिनौने हरकतें करते हैं, दिस इज रिलेटेड टू द माइंड एंड द माइंडसेट। ये चीज कानून के साथ तो डेफिनेटली ताल्लुकात है। हम यही बोलते हैं कि कानून हमारा इतना सख्त नहीं है, बट कानून बिल्कुल सख्त है, लेकिन कानून के डर नहीं है, उसके पनिशमेंट के खौफ नहीं है। तो जो लॉ एजेंसीज जो है और लॉ एनफोर्सिंग जो अथॉरिटीज है, वो मतलब ज्यादा और विजिलेंट होना चाहिए ताकि वो इन्फोर्समेंट ठीक से कर पाए। और ये डर लाना, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी ये डर होना चाहिए कि अगर हम कोई क्राइम करते हैं तो इसके लिए ये पनिशमेंट होनी चाहिए। जो पनिशमेंट हमारी है, अभी हमारे मतलब रेप केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बारी नहीं होती अनलेस एंड अनटिल इट वुड फॉल अंडर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस नहीं होती थी। लाइफ तो हो ही सकता है इसमें, सॉरी आई जस्ट वांटेड टू करेक्ट माई सेल्फ, डेथ सेंटेंस नहीं हो सकती थी अनलेस इट वॉज अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। बट लाइफ इम्प्रिजनमेंट डेफिनेटली हमारे उसमें है और 7 साल का 10 साल का सजा ऑलरेडी है। लेकिन लगता है कि ये 10 साल का सजा भी मतलब काफी नहीं है और लोगों के मन में इतना डर नहीं है जो ये काम करते हैं। कानून का डर नहीं है। बर्नाली ने एक बहुत ही अहम पॉइंट यहां पर उठाया है। मैं गौतम जी से इसका जवाब जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले वर्तिका, भारत की इमेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो लगातार अब दूसरे देश एडवाइजरीज इशू कर रहे हैं कि आप मुंबई जाने से पहले, दिल्ली जाने से पहले क्या पहनिए, क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, किन लोगों से बचना चाहिए। एक इमेज का क्राइसिस हो गया है, लेकिन इस आधी आबादी की चिंता किसी को लगती नहीं है। एक इंसिडेंट होता है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, तुरंत नीजर्क रिएक्शंस होते हैं ये तमाम नेताओं के, लेकिन उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन। दुनिया के एक बहुत ही फेमस अखबार ने पिछले 1 साल में हुई 3 बड़ी घटनाओं को आधार बनाकर एक किताब निकाली और उस किताब में निर्भया केस सबसे इम्पोर्टेंट है। उस किताब में एक चीज बड़े गौर करने की है। किताब को पर काम करते हुए उन्होंने विक्टिम के परिवार से बात की और उन्होंने एक्यूज के परिवार से बात की। उसमें एक बात का जिक्र उन्होंने किया है कि कैसे इनमें से एक एक्यूज जितनी बार भी कोर्ट में आया मुस्कुराता हुआ आया, उसे कोई चिंता नहीं थी। हम बात जब करते हैं कि यहाँ की इमेज खराब हो रही है, मैं ये मानती हूँ वो क्यों हो रही है। हम मानसिकता नहीं बदल पाएंगे, 60 साल में नहीं बदली तो अब भी नहीं बदलेगी। हम बदल सकते हैं विजुअल्स को और हम बदल सकते हैं कल्चर को। हमें ज्यादा फोकस उस पर करना चाहिए। हमारे सारे विजुअल्स पीड़ित को, उसके परिवार को तड़पते हुए हमेशा दिखाते हैं। क्या हमने कभी ये सोचा है कि क्या एक्यूज्ड कभी तड़प सकता है, कभी उसे दुख हुआ है, कभी उसे परेशानी हुई है? हमारी नजर में हमने जितने इमेजेस देखे हैं, चाहे फिल्म में चाहे रियल लाइफ में, आमतौर पर हमारे देश का जो अपराधी है वो ऐसे घूमता है जैसे कि वो फेसबुक पर फॉलोअर्स की तलाश कर रहा हो और वो बहुत ही सुरक्षित और खुश है। और ये है, और वो इसलिए है क्योंकि हमने जो इमेजेस देखे हैं अब तक, उसमें आमतौर पर अपराधी वाकई में एक ऐसे दायरे में रहा है जहां उसे बचाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। इस केस में भी आप देखिए, निर्भया के केस में अब ये बात साबित होने की कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों को एक्यूज ठहराया जा रहा है वो तो बस में थे ही नहीं। तो वो बस में नहीं थे तो रेप किया किसने? और इसीलिए ये बात भी मैं कहना चाहूंगी कि शुक्र है निर्भया जिंदा नहीं है, क्योंकि निर्भया अगर जिंदा होती तो ये पूरा का पूरी कानूनी व्यवस्था उसके परिवार को और भी तोड़कर जो पहला फैसला है उसके बाद भी उसके माता पिता का यही रिएक्शन था। अगर यही सजा सुनानी थी तो आपने उसको छोड़ ही दिया होता। हमारी बला से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में एक लड़की का जन्म लेना ही अपने आप में अपराध है, ये कहना था। नगमा, माया नगरी की बात हुई, अभी फिल्मों में भी जो कल्चर है और रियल लाइफ में भी जो हमारे कल्चर है उसका जिक्र हुआ। नगमा, आपसे ये जानना चाहूंगी, माया नगरी मुंबई तो माना जाता था बहुत सेफ है, महाराष्ट्र बहुत सेफ महिलाओं के लिए,
लेकिन लगातार गैंगरेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। अगर शक्ति मिल का ही जिक्र करें तो अब बाकायदा ये भी सामने आया है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स थे जिन्होंने इस गैंगरेप को भी अंजाम दिया था। ऐसे में मुंबई में इस तरह की वारदात क्यों हो रही? देखिए, सबसे पहले मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि मुंबई में या दिल्ली में ही ऐसा नहीं हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है। दूसरी बात यह है कि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है और दिल्ली क्योंकि कैपिटल है, तो देश भर के लोग जो होते हैं वो माइग्रेट होकर दिल्ली या मुंबई आते हैं काम ढूंढने के लिए। और आबादी इतनी बढ़ गई है, जॉबलेसनेस इतनी बढ़ गई है, फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है, खासकर और दिल्ली और मुंबई में जो लाइफस्टाइल और फैशन है और आगे जो बढ़ने की बात है, उसमें ये लोग जब अपने आप के लिए एक जॉब फाइंड नहीं कर सकते, फर्दर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो फिर वो लोग गैंग्स में शामिल हो जाते हैं, क्रिमिनल्स बन जाते हैं और फिर उनका माइंडसेट वो आइडल्स माइंड डेविल्स वर्कशॉप होता है। तो उस तरीके से वो लोग ये सारी घटनाओं को अंजाम देने लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इस पे रोक भी हमें नहीं लगा पा रही है। सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स का अगर पनिशमेंट है किया जाए, उसका फियर नहीं है। बिल्कुल, मैं यही पूछ रही हूं कि महाराष्ट्र को क्या हो गया? वहां पर तो कानून का डर था ना। दिल्ली माना जाता था कि बहुत पोरस बॉर्डर्स हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन महाराष्ट्र को क्या हो गया? यही आपसे सवाल पूछ रही हूं मैं। यही मैं आपको जवाब दे रही हूं कि पिछले 5 सालों में या पिछले कुछ सालों में जो आबादी यहां पर आ रही है माइग्रेट होकर, वो दिल्ली में जो आ रही है, मुंबई में जो आ रही है, वो पहले ऐसी आबादी नहीं थी। और उसी की वजह से आज ये सारी घटनाएं घटती जा रही है और बढ़ती जा रही हैं, बिकॉज ये सारे माइग्रेंट्स अलग अलग जगहों से आते हैं। हाँ। जब उन्हें काम नहीं मिलता वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मुझे लग रहा है हम लोग एमएनएस वाले ट्रैक पर जा रहे हैं। वर्तिका, आपसे ही जानना चाहूंगी। नगमा, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगी, बस वर्तिका की टिप्पणी ले लेते, क्योंकि जो आप कह रही है बिल्कुल एमएनएस वाले ट्रैक पर जा रहा है। जो अभी शक्ति मिल पे बलात्कार हुआ, 5 के 5 जो आरोपी हैं वो सारे के सारे मुंबई के ही रहने वाले हैं, मुंबई में ही पैदा हुए और हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। इससे पहले भी बलात्कार कर चुके हैं कई वारदातों को, बल्कि आज ही खबर आ रही है कि एक और महिला ने कहा है कि उसका भी बलात्कार उन्होंने किया। वर्तिका, जो ये कह रही है कि अपने आप में सही है? देखिए, ये बयान वैसा ही है जैसा शीला दीक्षित ने कहा था आज से 3-4 साल पहले कि दिल्ली की हालत इसलिए खराब हो रही क्योंकि बाहर से आकर बहुत सारे लोग यहाँ पर बसने लगे। इश्यू ये नहीं है कि कौन कहाँ आकर बसा और कहाँ से आया है, तो हिंदुस्तान के ही लोग किसी भी राज्य से आए हों। इश्यू ये है कि लोगों को डर क्यों नहीं लगता, और डर इसलिए नहीं लगता, एक तो हमारे राजनेता अक्सर ऐसे अपराधियों को, और ऐसे बहुत सारे लोग जुडिशरी में भी हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जुडिशरी, जो अपराधी को बचाने में काफी दिलचस्पी लेते हैं। दूसरी बात यह है कि आप बयानबाजी को देखिए। निर्भया केस के बाद पूरे 1.5 महीने में जो बयान आए वो इतने ज्यादा आपत्तिजनक थे कि उन पर सबने कहा हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। कड़ा विरोध ऐसा हुआ जैसे कॉमेडी सर्कस चल रहा हो, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस देश में हम आमतौर पर ये बड़े आराम से इंप्रेशन देते हैं, अपराध कर लो मुस्कुरा के कोर्ट चले जाओ, अपराध कर लो उसके बाद कुछ भी कह लो, और राजनेता भी इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। उन्हें लगता है कि ये स्टूडियो डिस्कशन की मजेदार चीज है, आप कुछ बोलिए और आप जो है पूरा दिन छाए रहेंगे। जैसे कि इस पत्रकार के केस के बाद हमारे एक राजनेता ने ये कहा कि जब रिपोर्टर्स बाहर जाएं तो वो सुरक्षा के दायरे में जाएं। जिस पुलिस को वीआईपी सुरक्षा से फुर्सत नहीं है, उसको क्या फुर्सत मिलेगी कि एक महिला पत्रकार के साथ जाए? और ऐसे बयानों पर कोई ये नहीं कहता कि ऐसे बयान ट्वीट ही कर दिया जाता है। और नेता उस वक्त ये भी गिनाते फिर रहे थे कि इनकी कितनी बेटियां हैं। प्रधानमंत्री आए सामने कि उनकी भी बेटियां हैं, आरपीएन सिंह सामने आए उनकी भी बेटियां हैं, सुशील कुमार शिंदे सामने आए कि उनकी भी बेटियां हैं। लेकिन उनकी बेटियों में और भारत की बेटियों में फर्क यही है कि उनकी बेटियों की सुरक्षा होती है। शायद यही वजह है कि बाकी बेटियों को सुरक्षा नहीं मिल पाती है। गौतम कौल जी, सही कह रही हूं मैं? काफी हद तक बात सही है, क्योंकि जो अभी आपने अपने प्रोग्राम में जो अभी यानी कि इत्तला दी है, उसमें ये हर बार ये आ रहा है कि जो लड़की के रेप हुआ है वो लड़की अकेली थी, यानी कि उस पे कोई माँ बाप का भी कवर नहीं था, वो जो थी उसको फुसला के ले गए। तो ये जो ज्यादा जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें यही है कि जो विक्टिम है वो अकेला जो है उसको दबोच लिया जाता है, और जो आदमी है जो कि ये रेप करने वाला है वो इसी ताक में रहता है कि ढूंढे ऐसी औरत को या बच्ची को जिसको उस समय कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और उसको फुसला के, अगर फुसलाया जा सकता है तो फुसला के उसको ले जाते हैं। और या फिर अगर ऐसे इलाके में उसको दबोच कि हम समाज में जो है एक तरफ जब अपनी औरतों को जो है
वो कह रहे हैं कि वो सामने आए और कंधे पे कंधा लगा के गौतम कौर जी, सवाल सिर्फ ये है, उनका एक्सपोजर जो है वो नहीं, मैं आपसे बस ये सवाल जानना चाहती हूँ कि 16 दिसंबर की वारदात हुई, उसके बाद थोड़े दिनों तक सड़कों पर बैरिकेडिंग नजर आई, दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन नजर आई, अब फिर सब गायब हो गई हैं। सवाल ये है कि कानून तो ठोस था, वो तो वर्मा पैनल ने भी बोला था, लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, पुलिस सड़कों पर नजर नहीं आती है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। देखिए, पुलिस जो है वो सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं खड़ी की गई है, उनकी जो है जनरल ड्यूटीज है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, उसमें जो है महिला वर्ग भी जो है उसके अंदर शामिल है। पर इस वक्त जैसे कि आप अपने प्रोग्राम में खुद ही कह रही हैं, आप चाह रही हैं कि पुलिस, एक खास पुलिस खड़ी कर दी जाए जो कि सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए होगी। नहीं, इस महिला की सुरक्षा जो है वो समाज की भी जिम्मेवारी है, वो माँ बाप की भी जिम्मेवारी है, जो आप बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, और जो मर्द जात है उसकी भी जिम्मेवारी है। पुलिस की खास जिम्मेवारी जो है वो अलग से नहीं हो सकती है, पुलिस की जिम्मेवारी अलग से नहीं हो सकती है। नगमा, आप इत्तेफाक रखती हैं गौतम कौर जी की बात से, क्योंकि वो उनका ये कहना है कि पुलिस की जनरल ड्यूटीज रहती हैं, लेकिन फिर वो वीआईपी सुरक्षा का भी मुद्दा आ जाता है, क्योंकि 80% जो पुलिस है वो वीआईपी सुरक्षा में लगी रहती है, 20% देश की बाकी जनता के लिए। बिल्कुल, मैं वाकिफ हूँ एक तरीके से उनसे, उनकी बातों से, क्योंकि पुलिस की फोर्स इनफ नहीं है कि वो सिर्फ महिलाओं को की देखभाल कर सके। लेकिन किसी और ने भी अभी मानसिकता सुधरने की बात की, तो मानसिकता इतनी जल्दी सुधरने वाली है नहीं। और जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा, माइग्रेंट एक इशू है, माइग्रेशन एक इशू है। यस, इट इज एन इशू, डेफिनेटली इट इज एन इशू, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि लोग बाहर से आते हैं, फिर गुनाह करते हैं और अपनी जगह भाग जाते हैं। अभी हम लोग एक कंसोलिडेटेड केस के बारे में या एक ही केस के बारे में, मिल्स वाले केस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग इन जनरल रेप्स इन मुंबई एंड दिल्ली के बारे में बातें कर रहे हैं। अगर आबादी बढ़ रही है, जॉबलेसनेस बढ़ रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और फियर पनिशमेंट का नहीं रह रहा है, तो इन जनरल ये सारे इश्यूज हैं और इसे कोई नहीं नकार सकता। दिस इज द ट्रूथ एंड दिस इज द रियलिटी। इस पर्टिकुलर केस में ये लड़के यहाँ के नहीं, यहाँ के थे, बट बाकी इन जनरल जो मुंबई और दिल्ली में हो रहा है, इनमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जो बाहर से आए हुए हैं। दैट इज वन इशू। दूसरी सबसे बड़ी इशू ये है कि फियर नहीं है पनिशमेंट का। जो फियर, उनको जो पनिशमेंट मिल रही है, निर्भया के जुवेनाइल को जो पनिशमेंट मिली है, उसमें कोई फियर नहीं है, तो ये लोग केयरलेसली ये सब कर रहे हैं जो कर रहे हैं। बिल्कुल। वर्तिका, आप और उसके बाद बरनाली से। मैं इसमें दो बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगी। पहली बात तो ये है कि अगर आप जेल को कंपेयर करें ऐसी जगहों से जहां पर की रिहेबिलिटेट करने के लिए या जो पीड़ित है उसको रखा जाता है, तो आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि जेलों में कई बार आपको कैदियों की स्थिति बेहतर दिखती है और जहां पीड़ितों को रखा जाता है उसकी स्थिति बदहाल है, लेकिन नेताओं के पास समय नहीं है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के पास शायद इतना समय नहीं है कि वो जाकर वहां देखें कि पीड़ितों को किस स्थिति में रखा जाएगा। मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है कि अपराध कब, क्यों, कहां, कैसे हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अपराध के बाद आपने स्थिति को कैसे संभाला। दूसरी बात, जब पिछली बार निर्भया मामला हुआ, आपको याद होगा कि एक नेता ने ट्वीट किया कि मैं जानना चाहता हूं उस लड़की का नाम क्या है, क्या हमें सार्वजनिक करना चाहिए। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हम ऐसी हिम्मत ये कहने में दिखाते हैं कि जरा अपराधी का नाम भी सार्वजनिक किया जाए? क्या हम ये कहते हैं कि अपराधी का सोशल बहिष्कार किया जाए? जब ये बात हुई कि जो इनका आपराधिक बैकग्राउंड है उन्हें इलेक्शन न लड़ने दिया जाए, बहुतों को बड़ी परेशानी हुई। क्या हमने अभी भी कोई नॉर्म्स बनाए हैं? करने की बात की जा रही थी कि जितने सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं उनको वेबसाइट पर डाला जाए, लेकिन वो भी टेंटर हो गया है। बरनाली, आपसे ये सवाल, एक सिग्नल जो समाज देता है, जो प्रोसिक्यूशन देती है, अदालतें देती है, अपने आप में अहम होता है। 8 महीने हो गए, निर्भया का फैसला अब माना जा रहा है कि हो सकता है अगले हफ्ते आ जाए। आप इस पर क्या कहेंगी? समाज को हमने क्या सिग्नल दिया? ये है फास्ट ट्रैक कोर्ट जहां पर 8 महीने तक जजमेंट नहीं आती। देखिए, ये जब केस हुई थी तो इस केस में मतलब रिक्वेस्ट की गई थी कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस का ट्रायल हो। और फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब ये कि डे टू डे बेसिस में हियरिंग होना चाहिए। और जो ये केस में लगभग हुआ है, इट टेक्स टाइम। ये जो एविडेंस होता है, विटनेसेस आते हैं, सब कुछ मिला के कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट फॉलो करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाती है। अदरवाइज वी सी दैट नॉर्मल कोर्ट्स में जाने के लिए ये 2-3 साल लग जाता है। प्रोसीजर फॉलो भी किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, कितनी कन्विक्शंस होती हैं, वो तो अपने आप में शर्मनाक है। शायद यही वजह है देश की सबसे बड़ी अदालत ने पिछले हफ्ते ही इसको लेकर तमाम राज्य सरकारों को नोटिस जारी भी किए हैं, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो 15% के करीब कन्विक्शन रेट है, जो अपने आप में शर्मनाक है। तो समाज के तौर पर हम क्या सिग्नल देते हैं, ये भी सवाल हैगा। फिलहाल आप तमाम लोग हमारे साथ इस बीच बहस में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला